प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र क्रमांक 51-76 के विषय में संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना के विषय में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो से पूर्व के वीडियो में हमने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रोफेसर श्रीनिवासन के द्वारा जो दी गई थी उसकी विशेषताओं के विषय में, उसके आदर्शों के विषय में और उसके स्रोतों के विषय में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम इस संस्कृतिकरण की अवधारणा की कमियों को लेकर के चर्चा करेंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है और प्रोफेसर श्रीनिवासन के द्वारा जो संस्कृतिकरण की अवधारणाएं दी गई हैं वो सर्वमान्य तो नहीं हो सकती है और इसी क्रम में हम इसकी कुछ कमियों को बताएंगे, कमियों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों का एक संपूर्ण पक्षीय व्याख्या करने में असमर्थ है और एक तरह से इन आलोचनाओं की यदि बात करें तो ये संस्कृतिकरण की समीक्षा होगी, उसकी उपयुक्तता और अनुपयुक्तता के विषय में। तो जो कुछ मुख्य आलोचनाएं वो इस प्रकार है कि लंबवत सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा अव्यवहारिक है। प्रोफेसर श्रीनिवासन का मानना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा लंबवत सामाजिक गतिशीलता संभव है। इस प्रक्रिया के अनंतर एक जाति और जातीय पद सोपान में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाती है। परंतु डॉक्टर D.N. मजूमदार ने इसे अव्यवहारिक मानते हुए कहा कि केवल सैद्धांतिक रूप से ही हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं और जाति गतिशीलता के संबंध में जो कुछ भी तथ्य प्राप्त हो रहे हैं वे लंबवत गतिशीलता के नहीं हैं बल्कि क्षैतिज गतिशीलता को व्यक्त करते हैं। अतः प्रोफेसर श्रीनिवासन के द्वारा लंबवत गतिशीलता की जो धारणा दी गई है वो सैद्धांतिक है और हम इसे व्यवहारिक नहीं मान सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो इसका हम ये कहते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तनों का पता नहीं लगता है। श्रीनिवासन के द्वारा जो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी गई है इस अवधारणा में हमें संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में जानकारी नहीं होती है या पता नहीं लग पाता है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में बताया कि संरचनात्मक परिवर्तनों का पूरा तरह से पता नहीं लगता है और संस्कृतिकरण नहीं ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिंदू समाज में संरचनात्मक परिवर्तन हो सके और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के साथ साथ असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी अधिक पाई जाती है। केवल संस्कृतिकरण ही नहीं पाया जाता, कई बार असंस्कृतिकरण भी पाया जाता है क्योंकि संस्कृतिकरण में हमने कहा था कि निम्न जातियों के द्वारा उच्च जातियों की दिशा में अपने जीवन शैली को परिवर्तित करना है
जबकि देखा ये गया है कि कई बार उच्च जातियों के द्वारा अपने परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वास और खान पान और जीवन शैली को त्याग करके निम्न जातियों की खान पान और व्यवसाय या जीवन शैली को उच्च जातियों के द्वारा भी अपनाया जा रहा है। तो वो एक तरह से असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। जबकि श्रीनिवासन जो है वो केवल संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं, असंस्कृतिकरण की नहीं। जबकि समाज में ये दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया दिखाई देती है। विषम, जटिल और अस्पष्ट अवधारणा। स्वयं श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को विषम, जटिल और अस्पष्ट बताया है। उन्होंने इसकी आलोचना में लिखा कि संस्कृतिकरण एक विषम और जटिल अवधारणा, विषम और जटिल अवधारणा, परस्पर विरोधाभासी बातें इसमें लिखी गई हैं, जो कि सैद्धांतिक दृष्टि से इस अवधारणा को पूर्णता प्रदान नहीं करती है या संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादन के दौरान एम.एन. श्रीनिवासन ने स्वयं विरोधाभासी तथ्य प्रस्तुत किए हैं। जैसे एक स्थान पर श्रीनिवासन लिखते हैं कि किसी समूह के आर्थिक उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है। यानी कि आर्थिक उन्नयन जो है वो संस्कृतिकरण की कोई प्राथमिकता या शर्त नहीं है। और दूसरे ही स्थान पर स्वयं श्रीनिवासन लिखते हैं कि आर्थिक उन्नयन, ध्यान से सुनना आप इसको, कि आर्थिक उन्नयन राजनीतिक शक्ति का संचयन, शिक्षा, नेतृत्व और संस्तरण की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा जैसे जो कारक हैं वो संस्कृतिकरण के लिए उपयुक्त दशाएं मानी गई हैं। ये दोनों ही बातें पारस्परिक रूप से विरोधाभासी हैं और संस्कृतिकरण जो है वो एक सार्वदेशिक प्रक्रिया नहीं है। संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसको श्रीनिवासन ने तो एक सार्वदेशिक प्रक्रिया माना है, जो कि भारतीय समाज के इतिहास के प्रत्येक युग में होती रही है। और इसे हम सैद्धांतिक दृष्टि से स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाति को एक बंद व्यवस्था माना गया है और कठोर नियम यहाँ पर प्रत्येक जाति के पास थे। खान पान, रहन सहन से जुड़े हुए जो नियम थे उनको स्थगित करना या उनको परिवर्तित करना बहुत ही मुश्किल था। माना जाता है कि आधुनिक भारत में यदि हम माने तो कुछ कारक ऐसे हुए हैं, जैसे शिक्षा का बढ़ावा है, पाश्चात्य शिक्षा का बढ़ावा है, संवैधानिक प्रावधान है, कुछ ऐसे प्रावधान रहे हैं जो इसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। परंतु फिर भी हम इसे सार्वदेशिक नहीं मान सकते, सार्वकालिक नहीं मान सकते। और कुछ विद्वानों ने इसकी कह करके आलोचना की कि संस्कृतिकरण शब्द ही अनुपयुक्त है। पीएच प्रभु और रॉबर्ट रेडफील्ड और डीएन मजूमदार ने संस्कृतिकरण शब्द को ही अनुपयुक्त बताया है। और पीएच प्रभु ने तो कहा कि संस्कृति ग्रहण शब्द को संस्कृतिकरण शब्द की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना है। और जहाँ तक स्वयं श्रीनिवासन
के द्वारा इस शब्द के प्रयोग की बात करें तो वो भी इसे अधिक संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने खुद कहा कि संस्कृतिकरण एक भोंडा शब्द है, भद्दा शब्द है, मतलब भोंडा कहें तो, परंतु ब्राह्मणीकरण शब्द की अपेक्षा इसे अनेक कारणों से अपनाया गया और अवधारणा की जटिलता और ढीलापन इसे भारतीय समाज के विश्लेषण के यंत्र के रूप में अधिक उपयुक्त अवधारणा नहीं माना जा सकता है। खैर, निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा पूर्णतया तो उपयुक्त नहीं है। और एफ.जी. बैली ने कहा कि ये जो अवधारणा है वो एक अवधारणा नहीं है, एक अवधारणाओं का पुंज है, कि संस्कृतिकरण कोई एक सिंगल अवधारणा नहीं है, कोई एक अवधारणा नहीं, इसमें बहुत सारी अवधारणाओं का गुच्छा जो है वो पाया जाता है, इसलिए इसकी अवधारणाओं का पुंज कहा गया है। और कोई विशेष गुण इसमें नहीं है, फिर भी जाति की गतिशीलता को व्यक्त करने में जो इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।